हमारा टॉपिक क्लाइव की दूसरी गवर्नरशिप तृतीय वर्ष के आधुनिक भारत के इतिहास प्रथम पेपर का है। क्लाइव की दूसरी गवर्नरशिप भारत में या बंगाल में जून 1765 से जनवरी 1767 तक की रही। इससे पूर्व हम डिस्कस कर चुके हैं कि बंगाल को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया था और क्लाइव बंगाल में सिराजुद्दौला के काल में गवर्नर बन के आया था और उसने बंगाल के अंदर प्लासी का युद्ध लड़ा था। बक्सर के युद्ध के बाद जब अंग्रेज़ों ने अपना संपूर्ण अधिकार बंगाल के ऊपर स्थापित कर लिया था, उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के जो कथित भ्रष्टाचार थे और अव्यवस्था थे, उससे बंगाल की स्थिति पूर्ण रूप से शोचनीय हो गई थी और कंपनी के अधिकारी स्वयं को शासक मानने लगे थे और नवाब के कर्मचारियों को वही शासक मानने लगे थे। ऐसे में कंपनी का जो अवांछनीय हस्तक्षेप था वो बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को नष्ट कर रहा था और बंगाल के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार फैल चुका था। इन सारी परिस्थितियों के बीच कंपनी के निदेशकों ने ये निर्णय लिया कि पुनः क्लाइव को भारत भेजा जाए, जिससे कि बंगाल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को वो सुधार सकें। क्लाइव जून 1765 में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया और जब वो भारत आया तो उसके सामने सबसे पहली जो चुनौती थी वो बंगाल में युद्ध के बाद की परिस्थिति को सेटल करने के लिए। हमने देखा था कि जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, वो बंगाल के नवाब ने, अवध के नवाब और शाह आलम ने, तीनों ने मिल के अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था और इसमें इन तीनों की ही पराजय हुई थी। इस युद्ध के बाद बंगाल को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया था, किंतु अभी अवध के नवाब और शाह आलम के साथ किसी प्रकार की कोई वार्ता अंग्रेज़ों की नहीं हो पाई थी। तो क्लाइव का सबसे पहला उद्देश्य जो था वो इस परिस्थिति में परिवर्तन करना था और इस उद्देश्य के साथ क्लाइव ने सर्वप्रथम भारत आने के बाद नवाब शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब था उससे और शाह आलम जो कि मुग़ल सम्राट था, इन दोनों से अलग अलग संधि करी और ये संधि इलाहाबाद की संधि कहलाई। यानी हम ऐसे समझ सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि के दो भाग थे। एक भाग जो एक भाग के तहत अवध के नवाब से संधि की गई थी और दूसरे के तहत मुग़ल सम्राट से संधि की गई थी। इलाहाबाद की संधि को जब हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि ये संधि 1765 में की गई थी, जब क्लाइव दोबारा गवर्नर बनकर आया और इस संधि की शर्तें निम्न प्रकार से थी। पहली बात, मुग़ल शासक शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो थी वो अंग्रेज़ों को प्रदान करनी थी। अब ये दीवानी का तात्पर्य है राजस्व के अधिकार, यानी मुग़ल सम्राट शाह आलम जो कि अभी भी अपने आप को संपूर्ण भारत का शासक मान रहा था, उसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व अधिकार अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिए गए थे। बदले में मुग़ल सम्राट को कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले प्रदान किए गए। अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के रूप में देना भी स्वीकार किया। नवाब शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब था, उसने अंग्रेज़ों को 5 लाख रुपया युद्ध के हर्जाने के रूप में देना स्वीकार किया। उसने यानी शुजा-उद-दौला ने बाहरी आक्रमण के दौरान भेजी जाने वाली अंग्रेज़ी सेना का जो खर्चा था उसे भी उठाना स्वीकार किया और उसने 5 लाख रुपये नवाब ने अंग्रेज़ों को प्रदान किए। चुनार के क्षेत्र का जो दुर्ग था वो अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया। इस संधि को सेटल करने के बाद अब क्लाइव के सामने दूसरा जो उद्देश्य था
वो बंगाल में परिस्थिति को सुदृढ़ करना था, प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ ध्यान देने का था। तो बंगाल में क्लाइव के द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था लागू करी गई, जो द्वैत शासन व्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है। इसके जो प्रमुख फीचर्स थे उसमें हम देखते हैं कि 1765 में जब वो दूसरी बार बंगाल आया तो उसने ये व्यवस्था लागू करी, और इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने राजस्व संबंधी सभी कार्य अपने हाथों में ले लिए और प्रशासनिक संबंधी सभी कार्य नवाब के हाथों में दे दिए। यानी उसने दीवानी और निज़ामत, दीवानी जो राजस्व से संबंधित अधिकार थे और निज़ामत जो कि प्रशासन से संबंधित अधिकार थे, उनको डिवाइड कर लिया था। राजस्व अपने हाथों में रख लिया था, यानी धन अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया था, और प्रशासनिक व्यवस्था देखने का अधिकार जो था वो नवाब के हाथों में चला गया था। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो परिस्थिति बनाई थी उस परिस्थिति में अंग्रेज़ सारी इनकम स्वयं के पास रख रहे थे, और इनकम के आधार पे जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, यानी हम सभी जानते हैं कि हमारे राजस्व को और हमारे न्याय व्यवस्था को और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि इनको अलग कर दिया जाएगा तो व्यवस्था चलाना मुश्किल होगा। इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। पर परिस्थिति अब क्या हो गई थी कि अंग्रेज़ सारी इनकम जो राज्य से हो रही थी उसको लेके जा रहे थे, और नवाब को ये कहा गया था कि इनकम तो अंग्रेज़ ले जा रहे हैं, लेकिन नवाब का कार्य जो था वो राज्य के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने का था, जो कि एक प्रकार से उचित व्यवस्था नहीं लग रही थी। और ये व्यवस्था द्वैत शासन प्रणाली के नाम से जानी गई, और ये प्रणाली 1772 तक लागू रही। 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत आया तो उसने इस व्यवस्था को समाप्त किया। ये जो द्वैत शासन व्यवस्था थी, इसके लाभ के बारे में हम बात करें, जो कि निश्चित तौर पर कंपनी के लिए ही लाभ की अवस्था बनी थी, उसमें हम देखते हैं कि कंपनी ने बिना उत्तरदायित्व के बंगाल पर अंग्रेज अपना शिकंजा जो था वो कस दिया था। क्योंकि प्रशासन का समस्त दायित्व जो था वो नवाब के ऊपर डाल दिया गया था, ऐसे में कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहा। कंपनी केवल धन राजस्व प्राप्त कर रही थी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। यानी धन वो लेके जा रही थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने नवाब के ऊपर डाल दी थी। नवाब बिना धन के किसी भी तरह से राज्य में व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम नहीं था। दूसरा हम देखते हैं कि कंपनी ने अपनी आर्थिक और सैनिक स्थिति जो थी उसको सुदृढ़ बना लिया था। कंपनी ने जो राजस्व था उसको अपने कोष में जमा करना शुरू कर दिया था, और चूंकि जब धन उसके पास आ गया था तो निश्चित तौर पर उसकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हुई, और आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण उसने अपनी सैनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया। अब वे फ्रांसीसी और डच जो कि विदेशी शक्तियां भारत में थी, उनसे भी अपने आप को बचाने में सक्षम हो गए थे। और अब ब्रिटिश सरकार का जो हस्तक्षेप था, ब्रिटिश संसद का जो हस्तक्षेप कंपनी की गतिविधियों में हो रहा था, वो भी कम हो गया था, क्योंकि कंपनी को एक निश्चित राजस्व की प्राप्ति होने लगी थी। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथों में नहीं लिया और अपने आप को भविष्य में होने वाली जो परेशानियां थी उससे बचा लिया। साथ ही साथ कंपनी ने अपने आप को लाभ में बनाए रखने के लिए कंपनी को केवल व्यापारिक कंपनी बनाए रखा, और हालांकि राज्य की स्थापना कर दी,
अपने अपने अधिकारों की मांग वो कर रहे थे, किंतु उन्होंने प्रशासन को अपने हाथ में नहीं लेके अपने आप को एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही, अपने आप को एक प्रशासनिक कंपनी के रूप में स्थापित नहीं करा, बल्कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही अपने आप को स्थापित करके रखा। इस व्यवस्था ने, यानी इस द्वैत शासन व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की जो नींव थी उसे मजबूत कर दिया था। शासन व्यवस्था की जो वास्तविक बागडोर थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई थी। नवाब नाम मात्र का शासक रह गया था, क्योंकि नवाब के पास धन नहीं था और धन के अभाव में कोई भी राज्य या कोई भी शासक सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता। यदि हम द्वैत शासन व्यवस्था की हानियों की बात करें तो हम देखते हैं कि द्वैत शासन व्यवस्था ने न्याय व्यवस्था को खोखला कर दिया और न्यायाधीशों को समय पर वेतन नहीं मिल सका, क्योंकि न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी उसको धन प्रोवाइड करने की या न्यायाधीशों को धन देने की जिम्मेदारी जो थी वो नवाब की थी, और नवाब को समय पर धन प्राप्त नहीं होता था। धन पूरा अंग्रेजी कोष में जा रहा था। इससे राज्य के कर्मचारियों को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। साथ ही साथ कंपनी ने अब भू राजस्व में वृद्धि कर दी थी। और भूमि 1 वर्ष के लिए ठेके पे दी जाने लगी थी। ये व्यवस्था जो थी वो बंगाल में लागू की गई थी। भूमि की उर्वरता की उपेक्षा, भूमि की अनुपजाऊपन जो था वो बढ़ गया था और किसान भूखे मरने के लिए बाध्य हो गए थे। इस तरह से हम देखते हैं कि द्वैत शासन व्यवस्था में अनेक दोष विद्यमान थे और इन दोषों के कारण ही 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आया तो उसने आते ही इस द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस व्यवस्था के समाप्त होने के साथ ही भारत के अंदर अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि बंगाल के राज्य के नाम से जाता था, इस क्षेत्र पर अंग्रेज़ों ने डायरेक्ट अपने राज्य की स्थापना कर ली, जो कि ब्रिटिश राज्य के नाम से जाने गए।